महाराष्ट्र के एक शहर से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज था जिसमें नमिता पढ़ती थी। नमिता एक होनहार लड़की थी जो कि पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ में काफ़ी अच्छी थी। वो अपने शहर से दूर इस शहर में पढ़ने और घूमने के लिए भी आई थी ताकि घर से दूर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया देखकर घूम सके। उसके घर वालों को पता था नमिता एक काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु लड़की है और वो उसे ऐसा करने से नहीं रोकना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नमिता को पढ़ने के लिए भेज दिया था। नमिता अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थी। उसके दोस्त सब भी उसी की तरह थे। सब बाहर से पढ़ने आए थे। सिर्फ एक राजीव था जिसका घर उसी जगह पर था और राजीव एक बिजनेसमैन का बेटा था। एक दिन राजीव अपने दोस्तों के पास आके कहता है, यार तुम लोगों को पता है एक लॉटरी हाथ आ गई है। कैसी लॉटरी? हर्ष बोलता है, मुझे पता चला है हमारे पास एक ऐसा घर है जो कि शहर से दूर है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। वो घर कम, हवेली ज़्यादा है। हम इस बार तेरी एनिवर्सरी पार्टी के लिए चले क्या वहीं पर? शहर से दूर पहले तो कभी नहीं बताया। घर कम हवेली है। नमिता कहती है, कहीं कोई अलग चक्कर तो नहीं है? मतलब कुछ अलग ही प्लान किया हो? एनिवर्सरी का बहाना या भूत का चक्कर जिससे अकेले जाने में डर लग रहा हो? तू ज़्यादा दिमाग मत चलाया कर, ठीक है? खाली सोचती है उटपटांग सा। मैं सब इसलिए बोला ताकि हम वहाँ पर मस्ती कर सकें। ये देखकर कि 100-200 साल पुरानी हवेली कैसी होती है। सच में 100-200 साल पुरानी? सोच लो। जाना है कि नहीं? मैं तो जा रही हूँ, मज़ा आएगा। तो किसी दिन हम सबको मरवाएगी डर से और खुद मज़े करेगी, राजीव हंसते हुए कहता है। सभी मिलकर हवेली जाने का प्लान बनाकर हवेली के लिए निकल जाते हैं। हवेली जाने के रास्ते में कई सारी परेशानियां आती हैं। कभी टायर पंचर होता तो कभी गाड़ी ही बंद हो जाती, लेकिन तब भी जैसे तैसे करके ये सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। हवेली को देखते ही राजीव दूर से ही कहता है, क्या हवेली है यार, इतनी खूबसूरत हवेली मैंने कभी नहीं देखी। ये हमारी है और मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में। तो अभी तुझे कैसे पता चला? मैंने पापा को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। उन्हें अभी भी नहीं पता कि मुझे पता है ये हवेली हमारी है और मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। सभी जाकर अपने कमरे में आराम करने लगे। शाम को केक काटने के लिए सभी अपने कमरे से नीचे हॉल में आ गए। थोड़ी मस्ती मजाक करने के बाद और पार्टी करने का प्लान बनाकर सब लोग वापस से अपने कमरे में चले गए। रात के 9 बजे नमिता अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी उसे लगा कि इसके ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया हो। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके ऊपर पानी नहीं बल्कि खून की छींटें थी। उसने डर के मारे काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। उसके सारे दोस्त ऊपर आ गए थे। नमिता ने सभी को बताया कि उसके ऊपर खून की छींटें थी तो उसके दोस्तों ने कहा ये शायद उसका वहम था, शायद वो सपना देख रही थी। नमिता को भी लगा शायद वो सपना ही देख रही होगी, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था। उन लोगों ने गौर किया कि हर्ष कहीं दिख नहीं रहा था। सभी लोगों ने उसे ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिला तो सबने सोचा कि वो कहीं गया होगा और थोड़ी देर में आ जाएगा। सभी लोग रात की पार्टी के लिए तैयार होने लगे। अब नमिता किया नाम की लड़की के कमरे की तरफ चली गई, लेकिन उसे वहाँ पर वो लड़की नहीं मिली तो वो सोचने लगी कि शायद किया नीचे पार्टी करने के लिए चली गई होगी। नमिता नीचे आ जाती है। सभी लोग वहाँ पर आ गए थे, लेकिन हर्ष और किया का कोई पता नहीं चल रहा था, तो सभी लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। उनको कॉल किया, लेकिन उनका कॉल भी नहीं लग रहा था और अब सभी लोग परेशान भी होने लग गए थे। अंश उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। उसने ये बात आकर अपने दोस्तों को बताई कि शायद दोनों गाड़ी लेकर कहीं घूमने गए हैं। सभी ने हर्ष और किया का वेट किया। अंश अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। सबने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन हर्ष और किया वापस नहीं आए तो अब सबको टेंशन होने लगी। सभी की नज़र अंश पर गई तो उन्होंने उसके कमरे में जाकर देखा। अंश उन्हें कमरे में नहीं मिला। तभी अचानक से पिंकी की चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी उसी की तरफ चले गए। सभी ने देखा कि अंश नीचे पड़ा हुआ है और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पेट में चाकू से वार करा था और वो अब मर चुका था।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग करे तो करे क्या। और अब सभी ने मिलकर हर्ष और किया को ढूंढने लगे। हर्ष और किया को ढूंढने के लिए सभी लोगों ने घर का कोना कोना छान मारा। नमिता घर के बाहर देखने गई थी कि तभी नमिता को राजीव की चिल्लाने की आवाज़ आई और वो दौड़ के घर के अंदर आ गई। उसने देखा राजीव अपने आप ऊपर नीचे हो रहा था। तभी किसी ने उसे उठाकर ज़ोर से फेंक दिया और वो सीधा जाकर दीवार से टकरा गया। नमिता राजीव के पास गई और राजीव अब पूरी तरीके से खून से लथपथ था। उसे देखकर नमिता रोने लगी। राजीव रोते हुए नमिता से बोलता है, तुम पापा को फ़ोन करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर नहीं जाऊँगी। तुम सब यहाँ पर हो, मैं कैसे जा सकती हूँ। ऐसा कहकर नमिता ने राजीव के पापा को कॉल किया और बताया कि वो सब यहीं पर हैं। राजीव के पापा एकदम परेशान होते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने क्या कर दिया। काफ़ी परेशान होते हुए उन्होंने बस एक बात कही, तुम ध्यान से सुन लो, जो हो, जितने लोग वहाँ पर हो, अपने आसपास ही रहना और जो नहीं है उन्हें ढूंढने मत जाना। जो नहीं मिल रहे हैं उन्हें ढूंढना बिल्कुल ही मत, क्योंकि अब वो मर गए होंगे। और अपने पास एक हनुमान चालीसा रखो। मैं वहाँ जल्द से जल्द आ रहा हूँ। नमिता ने देखा कि राजीव की सांसें अभी चल रही थी। वो अपने कमरे की तरफ गई कि किसी ने उसे जोर से झटका दिया। वो सीढ़ी से नीचे गिर गई। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और अपने कमरे तक आ गई। उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि जब उसका दरवाज़ा नहीं खुला तब वो अपने कमरे के साथ बने कमरे में गई और वहाँ जाते ही उसकी चीख निकल गई। उसने देखा पूरा कमरा खून के छींटों से भरा हुआ था और पास ही में पड़ी थी एक लाश। उसने डरते हुए उसके पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि ये पिंकी थी, लेकिन इतनी बुरी हालत में कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वो डर के मारे बाहर चली गई। तभी कोई उसका गला दबाने लगा। वो फिर से हनुमान चालीसा पढ़ती और अब उसके गले को थोड़ी राहत मिल गई। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ही पिंकी की लाश वाले कमरे में गई और वहाँ से अपने कमरे की तरफ दरवाजे से अपने कमरे में प्रवेश करा। उसने अपने सामान में से हनुमान चालीसा की किताब निकाली और उसे नीचे की तरफ लेकर गई। जैसे ही वो राजीव के पास पहुंची, वहाँ अंधेरे की वजह से सोफे से टकराकर वो मुंह के बल नीचे गिर गई। उसके हाथ से हनुमान चालीसा गिर गई। उसने अब सुना कि राजीव कुछ कह रहा था। वो समझ गई कि राजीव अभी जिंदा था। नमिता ने हनुमान चालीसा उठाकर राजीव के पास फेंक दी। तभी किसी ने नमिता को पीछे से वार किया और उसका गला पकड़ लिया। नमिता खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रही। तभी किसी ने उसकी पीठ पर लगातार वार किया और उसे उठाकर फेंक दिया। पीठ पर बहुत बेरहमी से मारे जाने के कारण, इतनी ज़ोर से फेंके जाने के कारण नमिता के शरीर से काफ़ी खून निकल रहा था और अपनी मौत और अनजान शख्स से लड़ते हुए उसने अपनी जान दे दी। थोड़ी देर में राजीव के पापा वहाँ पर आ गए और तब तक राजीव की सांस चल रही थी। उसके पापा फ़ौरन उसे लेकर अस्पताल चले गए। राजीव का 24 घंटे तक बेहोश रहने के बाद आखिरकार उसे होश आ गया था। होश में आते ही उसने अपने पापा को बुलाया और उनसे पूछा कि उसके दोस्त कहाँ हैं। अंशय तो पहले ही छोड़कर जा चुका था, लेकिन बाकी सब तो ठीक है ना? हर्ष किया मिले या नहीं? और नमिता कैसी है? उसने मुझे बचाने में अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने अपने हनुमान चालीसा से मुझे हर तरीके से बचा लिया। वो ठीक तो है ना? राजीव के पापा काफ़ी दुखी होकर कहते हैं, हम किसी को नहीं बचा पाए बेटा। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही सभी लोग मर चुके थे। सभी की लाश उसी जगह के आसपास मिली। तब तक सिर्फ तुम बचे थे। शायद तुमने हनुमान चालीसा पढ़ती रही इसी वजह से। ये क्या हो गया पापा? मैं अपने दोस्तों को लेकर वहाँ गया था और मेरी वजह से सबकी मौत हो गई। मैं सबका गुनहगार हूँ। लेकिन ये सब हुआ क्यों? आपने अब तक मुझे इस हवेली के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सब क्या हुआ? कौन है हमारी जान का दुश्मन? तुम्हें नहीं पता है बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा। लेकिन अब तुम्हें बताना ज़रूरी हो गया है, तुम्हारे भले के लिए। ये हवेली वर्षों पुरानी है। इस हवेली के मालिक सूर्य प्रताप थे, तुम्हारे दादाजी। और सूर्य प्रताप की बहुत अच्छी दोस्त थी।
पर तुम्हारे दादा ने सूर्य प्रताप को धोखा दिया। उनकी नज़र उस हवेली पर थी। तुम्हारे दादाजी को उस हवेली का इतना मोह था कि उन्होंने सूर्य प्रताप की पूरे परिवार की हत्या करवा दी। इससे पहले धोखे से हवेली के कागजात को अपने नाम करवा लिया, और जब वो सूर्य प्रताप की हत्या करने पहुंचे तब तक उसे पता लग गया था कि उसकी हवेली तुम्हारे दादा के नाम पर हो गई थी, और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उसके परिवार की हत्या तुम्हारे दादा ने करवाई है। तुम्हारे दादा और सूर्य प्रताप में हाथापाई होने लगी, और इसी चक्कर में इन दोनों ने एक दूसरे को जान से मार दिया, और तब से आज तक सूर्य प्रताप की आत्मा उस हवेली में रहती है, और उसे अब भी यही लगता है कि जो भी उस हवेली में आएगा वो उस हवेली को हड़प लेगा, और वो अपनी हवेली की रक्षा करने के लिए सबकी जान ले लेता है। हवेली के कागजात हमारे नाम पर हैं, लेकिन मैंने कभी भी उसे अपनी जायदाद में शामिल नहीं करा, और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस हवेली के बारे में पता लगे। पर मुझे लगता है ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर शायद मैं सही समय पर बता देता तो तुम्हारे दोस्त अभी ज़िंदा होते। माफ़ कर देना बेटा। आपकी गलती नहीं है पापा, आप मुझे साय से बचा कर रखना चाहते थे, लेकिन मैं ही बिना कुछ समझे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गया और अपने दोस्तों की जान ले बैठा। राजीव बहुत दुखी होने लगा। अब वो हमेशा अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता। उसने सोचा अब किसी की जान उस हवेली से नहीं जाएगी। वो जाकर उस हवेली में हवन करवाया और उस हवेली को एक बहुत बड़े हनुमान भगवान के पुजारी के द्वारा बांध दिया, और उस हवेली को सरकार को दान में दे दिया। अब वो हवेली एक काफ़ी बड़ा अस्पताल बन चुका था, और उस हवेली से लोगों की जान बचने लगी, क्योंकि उस इलाके में दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। अब हवेली में किसी को बेवजह आत्मा की वजह से मरना नहीं पड़ता था। अब वहाँ किसी तरह का डर नहीं था, शायद इसीलिए क्योंकि उस हवेली में हनुमान भगवान की पूजा हो गई थी और हवेली को अब बांध दिया गया था। राजीव अपने दोस्तों की मौत से उभर नहीं पाया था, लेकिन अब लोगों की भलाई के लिए हवेली को काम में लगाकर सूर्य प्रताप की और उसके परिवार की मौत का प्रायश्चित हवेली को अच्छे काम में लगाकर उसने कर लिया था, और अब वो सुकून पा रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपनी कहानियाँ मुझ तक पहुँचाने के लिए स्क्रीन पर दी गई इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।